अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन वाले नहीं आए हैं अभी तक। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। तो देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि स्ट्रेच करके हम उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडक्टर था ये। ठीक है, इसको मैंने खींचा और इसको लंबा कर दिया। तो जब भी मैं इसको खींच के लंबा कर रहा हूं तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, बट मान लो कोई रबड़ होती है, अगर आप उसको खींचते तो क्या वो पतली हो जाती है? तो वैसे ही इसका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, तो जब भी आपको किसी एक ही रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करके बोला गया हो या कंप्रेस करके, तो मतलब स्ट्रेच और कंप्रेस, तो उस केस में आप लोग जो फॉर्मूला यूज करोगे उसको मॉडिफाई करोगे थोड़ा सा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, इसमें एल और एल मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा रो एल स्क्वेयर बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब भी आपको किसी एक ही रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करने को बोला होगा या फिर कंप्रेस करने को बोला होगा। ठीक है, तो ज्यादातर यही क्वेश्चन होता है। तो स्ट्रेस या स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे और बोलेंगे उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी है, डबल होगी है, 4 टाइम्स होगी है, 3 टाइम्स होगी है, डजेंट मैटर। अब आपने इसमें लेंथ में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका आर इज इक्वल टू, रो तो रो ही रहेगा। अच्छा, नया वाला आर जो है वो नई लेंथ अपॉन वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि उसी को तो खींच के बड़ा किया, तो वॉल्यूम सेम। तो ये आ जाएगा रो, डबल कर दिया एल को, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 4 रो एल बाय वी। अब ये क्या है, ये पुराना रेजिस्टेंस है, तो आर डैश कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ ओल्डर वन। ऐसे ही वो जितना मर्जी दे सकते हैं। हो सकता है उन्होंने बोला हो कि इसको कंप्रेस करके हाफ कर दिया है, तब आप क्या पुट करते? आर डैश इज इक्वल टू रो एल/2 का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तब आंसर क्या आ जाता? तब आंसर आ जाता R/4। सिंपल। ठीक है, और कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसको? देखो, ये वही क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे तो इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं? हो सकता है कि उन्होंने उसी वायर को स्ट्रेच ना किया हो। ठीक है, तो स्ट्रेच की जगह वो क्या दे देंगे कि हमने क्या किया, एक वायर थी ऑफ लेंथ एल, उसके जैसी एक और वायर अटैच कर दी उसके साथ ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एरिया वगैरह सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आर डैश में आप लोग फॉर्मूला लगाओगे रो एल बाय ए। अब देख, ध्यान से देखो, सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज हुई है, तो मतलब आप क्या लिखोगे, रो 2L/A। तो सिंपल आंसर क्या आ गया, 2 ऑफ R, डबल हो गया रेजिस्टेंस। अगर उन्होंने बोला कि हमने एक और वायर जोड़ दी है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की नीचे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो करंट यहां से आ रहा था अब वो इन दोनों में से आएगा, दोनों में से आएगा, तो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिखेगा, डबल। तो क्या करोगे आप, नए वाले आर डैश इज इक्वल टू रो L/2A। सिंपल, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया। और क्या बोल सकते हैं? और वो इनको कंबाइन कर देंगे। हो सकता है उन्होंने बोला कि हमने सेम एरिया का रेजिस्टेंस यहां भी ले लिया, सेम लेंथ का, ओके, और वही आगे भी जोड़ दिया, सेम एरिया और सेम लेंथ के और आगे जोड़ दिए। अब देखो, लेंथ डबल होगी, एरिया डबल हो गया, तो करंट यहीं से आएगा, तो यहां से करंट आएगा तो उसको डबल दिखेगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, आर नया वाला क्या हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रो एल की जगह 2L डिवाइडेड ए की जगह 2A। सिंपल, कट गया, आंसर क्या बचा, आर। अब ऐसा हो क्यों रहा है? अब आप इसको रेजिस्टेंस और
इसकी तरह मत देखो, आप ऐसे समझो कि 10 चार्जेस थे, उनको टाइम लग रहा था टी किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में, जिसकी लेंथ एल थी और एरिया ए था, ठीक है। इसको देखो अब आप गाड़ी के साथ कंपेयर करो, गाड़ी और टनल के साथ। अगर टनल सिंगल है और 10 गाड़ियां आपकी क्रॉस करनी है तो उनको जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उतनी ही बड़ी टनल एक और लगा दूं तो क्या उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। ध्यान से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हो गया। ओके, दूसरा केस ये लो, चुपचाप गाड़ियां जा रही थी ए और एल लेंथ की टनल से, मैंने क्या कर दिया, डबल रोड टनल बना दी वहां। अब गाड़ियां यहां से भी जा सकती हैं और यहां से भी जा सकती हैं। तो जो 10 गाड़ियां पहले जा रही थी, ठीक है, ओ सॉरी, जो 10 गाड़ियां जाने में टाइम लगा रही थी, अब वो जितने में 5 जाएंगी उतना टाइम लगाएंगी, क्योंकि 5 इस तरफ से चलेगी, 5 इस तरफ से चलेगी। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, देखो, मतलब वो जल्दी निकल गई। तो ऐसा मान लो कि चार्ज जितनी देर रेजिस्टेंस के अंदर रहेगा उतनी देर उसका रेजिस्टेंस काउंट होगा, ऑब्वियसली उतनी देर ही फ्लो को अपोज करेगा, है ना। लास्ट ये देखो, यहाँ पे मैंने टनल भी डबल कर दी और लेंथ भी डबल कर दी। तो क्या हुआ, अब वो 10 चाहे यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं, चाहे 5 यहाँ से जाएं 5 यहाँ से जाएं, उनको सेम ही टाइम लगने वाला है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, नो चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग 10th में भी दे चुके हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता था, ये जो पिछला वाला हमने किया था स्ट्रेच। तो खासकर याद रखना स्ट्रेच वाला ही आता है। स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाय वी। अगर वो बोल रहे हैं कि जोड़ दिया एक नया रेजिस्टेंस, सेम लेंथ सेम एरिया, क्या तब आपने सिंपल फॉर्मूला लगा देना, आर इज इक्वल टू जो भी किया होगा, डबल एल किया होगा तो डबल एल कर दो, एरिया हाफ कर दिया होगा तो हाफ कर दो, जो भी मतलब उनकी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि एक वायर थी ऑफ रेजिस्टेंस आर, उसको स्ट्रेच कर दिया है। तो स्ट्रेच कर दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाय वगैरह वगैरह। लेंथ उन्होंने बोला 2% इंक्रीज की है। अब ये 2% कहाँ से आ गया, तो देखो 2% के लिए आप क्या करोगे, आप मेथड ही दूसरा लगाओगे, फॉर्मूला वही रहेगा, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाय वी, और मेथड इसके लिए ये है कि आपने क्या करना है, लॉग ले लेना दोनों तरफ। लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू log ऑफ रो प्लस log ऑफ एल स्क्वेयर प्लस log ऑफ सॉरी माइनस log ऑफ वी, वॉल्यूम, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो आपको पता होगा फॉर्मूला लगाना। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली log के साथ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें डिफ्रेंशिएट कर दो। अच्छा, ये वाला 2 जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा प्लस 2 नेचुरल log ऑफ एल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या ये ऐसा आ जाएगा, डी आर बाय आर, आर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/r, और डी आर आ जाएगा वैसे का वैसे ही, ठीक है। इज इक्वल टू, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ये 0 हो गया, प्लस 2 का 2 ऐसा ही, log ऑफ एल की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/l, इंटू क्या आ जाएगा, डी एल, माइनस वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है 0। तो ऐसे करके आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब चेंज कर देते हैं हम। अब डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर डैश माइनस आर, आर डैश माइनस आर अपॉन आर, ये है न्यू रेजिस्टेंस, ये निकालना है हमने, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी एल बाई एल। अब डी एल बाई एल हमें दिया हुआ है, कितना दिया है वो आपको पता है, ये देखो 2%, 2% मतलब आपको दिया है डी एल बाई एल इंटू 100। आपने ये 100 गायब कर देना है, तो 100 गायब करने के लिए क्या करोगे, सिंपल डी एल बाई डी एल चाहिए आपको, तो 2/100 कर दो। तो 2/100 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2/100, ठीक है। 4 है तो ये बन जाएगा 25। ओके, 25 क्या मतलब, इसको 0.25
0.04 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आर डैश बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0.04। ये +1, ओ सॉरी माइनस था ना, ये माइनस है, -1, ठीक है। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1.04, ठीक है। तो देखो आंसर आ गया आपका, आर डैश इज इक्वल टू 1.04 आर। तो मतलब इतने टाइम्स इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कितने टाइम, 1.04 टाइम्स। तो दिस इज योर आंसर। तो ये मेथड आपने कब लगाना है, जब आपको स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस दिया होगा, सॉरी लेंथ, लेंथ में जो स्मॉल चेंज दिया होगा, तो ये मेथड एप्लीकेबल है इफ चेंज इज वेरी स्मॉल। अब ये वेरी स्मॉल कितना है, वेरी स्मॉल का मतलब है कि आप लोग ये लगा सकते हो 1% से लेके 40% तक, बस कोशिश करना कि 1% से 10% तक के लिए लगाओ। बट अगर गलती से क्वेश्चन 40 तक का भी आया था तो आप ये मेथड लगा सकते हो आराम से, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ओके, बड़े मेथड्स के लिए डबल कर दिया है, हाफ कर दिया है, उसके लिए तो आपके पास ऑलरेडी मेथड है जो आपने पीछे किया था अभी, ठीक है। तो बस याद रखना है कि अगर लेंथ में चेंजेस कितने दिए होंगे, 1% से लेके 10% या 40% तक, चलो 40% ले लो, 1 से 40% तक का चेंज दिया होगा, तो आप लोगों ने ये वाला मेथड लगा लेना, लॉग वाला, ठीक है। अगर जैसे 50% दिए, 50% मतलब हाफ चेंज हुआ है, हाफ मतलब L/2, तो इस वाले मेथड, इसको तो दूसरे वाले मेथड से कर ही सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अच्छा, आई थिंक आपको याद ही होगा कि हमने लीनियर एक्सपेंशन किया था, तो उसमें क्या होता था, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, यही होता था फॉर्मूला, बिल्कुल। और उसका लास्ट फॉर्मूला क्या बनता था, एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेम टू सेम रेजिस्टेंस के साथ बनेगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे भी ये जो अल्फा है वो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और इसका फॉर्मूला भी हमारे पास यही बनने वाला है, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो देखो बिल्कुल सिमिलर है। तो ठीक है, देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। तो अगर मैं इसको स्मॉल चेंज लिखना चाहूँ तो डी आर लिख सकता हूँ, डी आर बाय डेल्टा टी लिख सकता हूँ इन सबको, ठीक है, इस इक्वेशन को, इज इक्वल टू अल्फा। ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा कि, अच्छा, तो इससे हम, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और देखो इस वाली इक्वेशन को दोबारा से लो, क्या आ जाएगा, इसको मैं डी आर लिख सकता हूँ, डी आर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आर अल्फा डी टी, ये टेम्परेचर वाला टी है ना, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, डी आर के नीचे आर ले आऊँगा, इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक। और रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, मान लो आर नोट से वेरी कर रहा है ये आर तक, तो मेरे को इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या यहाँ पे ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर, और इसकी लिमिट आ जाएगी आर नोट से आर तक, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा, यहाँ अल्फा तो कांस्टेंट है, डी टी बचेगा, डी टी की डिफरेंशिएशन टी आ जाएगी, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस आर नॉट, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, या जैसे मर्जी लिख लो, डेल्टा टी लिख देते हैं फिलहाल, इज इक्वल टू अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब
आर बाय आर नोट क्या होगा? आर बाय आर नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, और इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा नया, दैट इज आर इज इक्वल टू आर नोट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा डेल्टा टी, माइनस अल्फा नहीं प्लस अल्फा, ये बन गया फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये दो फॉर्मूले बन गए जिस पे स्टार लगाया मैंने। अब देखो इनका यूज कैसे करना है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं। तो ये दो फॉर्मूले आ गए। तो देखो अगर फिलहाल यहाँ पे देखो, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, जो कि है और रहेगा भी हमारे क्वेश्चंस में, और मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अल्फा एक ही होगा ना, हो सकता है दूसरे में अल्फा की वैल्यू अलग हो। तो और साथ में क्या होगा, अगर अल्फा डेल्टा टी जो है वो अगर वेरी वेरी लेस देन वन आता है, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर बड़ी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल वन के आसपास की आ रही है, तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये जो आर नोट है ना, ये होगा इनिशियल कंडीशन के हिसाब से जो भी रेजिस्टेंस दी है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, तो ये आर नोट हो गया। हो सकता है कि आपको 50 डिग्री सेल्सियस पे दी हो और आपसे बोला हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बताओ क्या होगा रेजिस्टेंस, तो फिर ये आर नोट हो जाएगा। मतलब इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन पे जो भी रेजिस्टेंस दिया होगा वो ये होगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस है थिन वायर का 100 ओम। तो थिन वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम मतलब लिख लेते हैं, कब 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब आर नोट की जगह आ गया R20 इज इक्वल टू 100 ओम। और क्या दिया है, बोला कि टेम्परेचर फाइंड करना है हमने, तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी, जब रेजिस्टेंस क्या बन जाए 100.2 ओम। मतलब ये आपको आर दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आर दे दिया, हमें टेम्परेचर निकालना है। फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नोट, आर नोट मतलब यहाँ R20 है, इनिशियल वाला है ना, 1 + अल्फा डेल्टा टी। देखो यहाँ पे हमने नाम दिया स्पेशल अल्फा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये अल्फा ही हो, वो जो क्वेश्चन में देंगे वो होगा ये। ज्यादातर वैसे अल्फा ही दिया होता है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन और कुछ आया था, जैसे चलो अगला लेंगे वो, तो फिलहाल यहाँ पे ये है वैल्यू। अब हमें निकालना है टेम्परेचर, इसकी वैल्यू दी है तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो, 100.2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी है 20, नहीं सॉरी 100 दी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दी है हमें 100 ओम। अंदर क्या बचा, 1 + अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ दी हुई है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻⁴। देखो हमने क्यों बोला वन से छोटा और बड़ा होना चाहिए अल्फा डेल्टा डी, ये देखो फॉर्मूला, वरना नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, इसलिए हमने बड़ी वैल्यूज या वन के आसपास वाली वैल्यूज के लिए दूसरा फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, इनटू टेम्परेचर में चेंज देखना है, तो चेंज कितना आएगा, T-20 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ये 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 110.2 इज इक्वल टू 100 प्लस, यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 100 इंटू T-20 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। काट देते हैं, 2 0 कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये 100.2, ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -100 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया T-20
20 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बन जाएगा ये 0.2, है ना, ये माइनस होके क्या बन जाएगा, 0.2 बचेगा, इज इक्वल टू टी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। ये तो है ही है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 बचेगा, 20 इज इक्वल टू टी माइनस 20। तो टी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तब उसका टेम्परेचर 100 से 100.2 हो जाएगा। तो देखो कितना ज़्यादा, कितना कम चेंज आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लेते हैं, आर एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हमें, कितना, 10 ओम, ये आ गया। अब बोला है कि आर एट 273 डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो टी जो है वो दिया है फाइनल वाला 273 डिग्री सेल्सियस, और टी इनिशियल तो हमें दिया ही हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 273। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अब और क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो अल्फा की वैल्यू ये वाली आ गई। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें निकालना है आर एट 273। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, अल्फा डेल्टा टी। एक्चुअली एक ही पावर में ज़्यादा चीज़ें माइनस में पड़ी है ना, इसलिए। तो अल्फा डेल्टा टी, वैल्यूज डालो, आंसर आ गया। तो क्या क्या वैल्यूज है, आर इज इक्वल टू, आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ लिख दो 10 मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/23, और डेल्टा टी की वैल्यू 23। तो 23, सॉरी 23 बोल रहा हूँ, 273 डिवाइडेड बाई 273, कट गया, 1 आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 10 ई ओम। और ई की वैल्यू आपको पता क्या होती है, आर इज इक्वल टू 2.7, तो 27 ओम। तो अगर टेम्परेचर में आप इतना चेंज कर देते हो 0 डिग्री से सीधा 273 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस में इतना चेंज आ जाएगा, 10 ओम से बन जाएगा 27। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो क्या क्या दिया इसमें। इसमें बोला है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो दिए हुए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज अल्फा। तो मतलब रेजिस्टिविटी के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज करेंगे वो अल्फा होगा। लीनियर एक्सपेंशन बीटा दिया हुआ है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ के लिए जो यूज करेंगे वो हमने बीटा लेना है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा ये निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए जो लेना है वो गामा लेना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि नाम दिए हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दिए हैं, आप लोगों को ये यूज करना है। अब निकालना क्या है, यही गामा, रेजिस्टेंस का निकालना है, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही होता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इसका लॉग ही ले लो। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू, अब आपको लॉग पता है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ रो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ लेंथ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब लॉग लेने के बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन तो कर दो, डी आर बाई आर बन जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डी रो बाय रो, क्योंकि रो की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ रो की 1/रो, ठीक है। ऐसे ऐसे ही सारे बन जाएंगे। ये बन जाएगा डी एल बाई एल, और उसके बाद ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए है, तो ए का बन जाएगा आपके पास डी ए बाई ए, ठीक है ना। अब सबकी वैल्यू डाल दो। अब आपको पता है कि डेल्टा आर क्या होता था, आर अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब छोटा पुट कर दो तो डी आर इज इक्वल टू आर अल्फा डी टी, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो सारों में ऐसे ही आ जाएगा। तो आर का आर आ जाएगा, रो की जगह रो आ जाएगा, और एरिया की जगह
एरिया का तो दिया नहीं, एरिया को लेंथ की टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर अल्फा, अल्फा नहीं, आर के लिए हमने लेना है गामा, तो आर गामा, ये आ गया आर गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, डेंसिटी के लिए हमने लेना अल्फा, यहाँ लिखोगे आप डेंसिटी अल्फा डेल्टा टी, ये टेम्परेचर है ना, डिवाइडेड बाय रो, प्लस एल की जगह क्या लिखोगे, लीनियर एक्सपेंशन के लिए लेंथ के लिए लेना है बीटा, तो एल बीटा डी टी डिवाइडेड बाय एल, माइनस एरिया के लिए क्या लिखोगे, एरिया के लिए लिखोगे ए, और लीनियर एक्सपेंशन का डबल हो जाता है, तो 2 बीटा इंटू डी टी डिवाइडेड बाय ए, तो जो कट रहा है काट दो, यहाँ आर कट गया, रो कट गया, एल कट गया, ए कट गया, डी टी सब में कॉमन आ गया, वो भी कट गया, तो क्या बच गया, अल्फा इज इक्वल, सॉरी गामा इज इक्वल टू, ये बच गया गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा। तो ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको दोबारा देख लो, हमें बोला था कि, अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इससे हमने डी आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी लिख दिया, ऐसे ही लेंथ के लिए भी होगा, ऐसे ही रेजिस्टेंस के लिए भी होगा, तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, डी एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये लीनियर एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही रेजिस्टिविटी के लिए भी होगा, तो हमने ये सारे वैल्यू पुट कर दिए। हाँ, एरिया के लिए क्या आता है, एरिया के लिए हम कुछ लेते हैं, लेकिन वो जो भी हमने लेंथ के लिए लिया होगा उसका डबल हो जाएगा। ओके, बाय बाइनोमियल थ्योरम ये हम निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है।